हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यूज। हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द सीरीज। तो अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको देख लें बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following pairs, institutions and articles of the constitution is properly matched? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम और कुछ आर्टिकल्स गिवन है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्रॉपरली मैच है, यानी कि कौन सा करेक्ट पेयर है। सो ऑप्शंस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 318, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 332 एंड अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 351। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, दैट इज ECI। तो अगर एग्जाम में आपको बाकी आर्टिकल्स की डिटेल नहीं पता है कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए है, बट आपको ये पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है दैट इज़ ECI, उसका आर्टिकल 324 है, तब भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं अपने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो अगर आपको पता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है, दैट इज़ यूनियन गवर्नमेंट। एंड उसमें जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। तो अगर आपको इतना भी पता है तो आप गेस कर सकते हैं कि इसके बीच में ये कहीं लाई करना चाहिए। एंड यहाँ पे दे रखा है आर्टिकल 318 जो कि बहुत ज़्यादा है, सो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके जो आर्टिकल्स हैं दैट इज़ आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। तो इसके बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग उसके अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की हुई है। नेक्स्ट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज UPSC। तो इसका जो करेक्ट आर्टिकल है दैट इज़ नॉट 332 बट इट इज़ आर्टिकल 315। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 351 सेम यहाँ पर भी दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ यूनियन गवर्नमेंट। एंड ये बहुत ज़्यादा हाई इन्होंने आर्टिकल नंबर दिया हुआ है, सो इसको आप गेस कर सकते हैं एग्जाम में कि ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका आर्टिकल नंबर है 76। सो आगे जो एग्ज़ाम्स हैं अभी तो उसके लिए जो आर्टिकल्स यहाँ पे गिवन हैं ये आप ध्यान रखें, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 124 से लेकर 147, ECI के लिए आर्टिकल 324, UPSC के लिए आर्टिकल 315, अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल 76। इसके साथ हम हाई कोर्ट का भी आर्टिकल देख लेते हैं। जब हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का देखा है तो हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं दैट इज़ आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक। एंड यहाँ पे जो हमने आर्टिकल 351 देखा था दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो आर्टिकल 351 इज़ फॉर डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सो जो आर्टिकल 351 है इसको आप हिंदी लैंग्वेज से याद रख सकते हैं एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। सो इन आर्टिकल्स को आप नोट कर लीजिएगा बिकॉज ये हम भूल जाते हैं एंड ये आपको याद होनी चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजुकेशन विच वॉज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर्ड टू द कॉन्करेंट लिस्ट बाय द। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। जो एजुकेशन है वो पहले स्टार्टिंग में वो स्टेट सब्जेक्ट में था बट बाद में उसको कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन है बट हमें बताना है कि कौन सी अमेंडमेंट से किया गया था। ऑप्शंस हैं 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 42nd अमेंडमेंट। एंड ये आया कब था, तो ईयर क्या था 1976। 42nd अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो आपको पता होना चाहिए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं,
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें अब 5 सब्जेक्ट्स थे जो कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट में ट्रांसफ़र किए गए थे। आई होप आप लोगों को याद होंगे, बट लेट मी राइट इट वंस अगेन सो दैट आप लोगों का रिवीजन हो जाए। सब्जेक्ट्स थे एजुकेशन, फॉरेस्ट, weights and measures, protection of wild animals and birds, and last is administration of justice, constitution and organization of all courts except सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो कौन से वो 5 सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड बाकी जितने भी कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर। सो एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जितनी भी ऑल अदर्स कोर्ट हैं उसको हमने कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है ये कौन सी लिस्ट में आती हैं फिर? तो ये आती हैं यूनियन लिस्ट में। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कम्स इन अंडर यूनियन लिस्ट। सो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कभी आप लोग गलती से कहते हैं कि हम कंफ्यूज हो गए थे कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है यूनियन लिस्ट में आता हो, हाई कोर्ट हो सकता है स्टेट लिस्ट में आता हो, बट ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। तो यहाँ पे आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करके आनी है एग्जाम में। 42nd अमेंडमेंट में एक और चीज़ हुई थी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो बहुत सारे चेंजेस आए थे बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो हम ये भी देख लेते हैं रिगार्डिंग प्रीएम्बल। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रीएम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया है। तो प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली 1 टाइम। इसको खाली एक बार ही अमेंड किया गया जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें 3 वर्ड्स का एडिशन हुआ था। और वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं? दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो एग्ज़ाम के लिए आपको ये तीनों वर्ड्स याद होने चाहिए, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिकॉज एग्ज़ाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, अलग अलग ऑप्शंस देकर, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाकर, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन आपको 4 ऑप्शंस दे दिए एंड आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा है वर्ड जो कि ऐड नहीं हुआ था। इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि प्रीएम्बल कब अमेंड हुआ था, उसका ईयर पूछ लिया, या फिर कौन सी अमेंडमेंट है ये पूछ लिया, या कितनी बार अमेंड हुआ ये पूछ लिया। तो दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो आप इनको नोट कर लें या फिर एक बार एग्ज़ाम से पहले फिर से इन चीज़ों को रिवाइज कर लें सो दैट एग्ज़ाम में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। अब एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, हम वो भी देख लेते हैं। सो एजुकेशन स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स में था बट कुछ चेंजेस किए गए। सबसे पहले राइट टू एजुकेशन जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 21A एंड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इससे क्या हुआ था? इससे सबसे पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट जो फंडामेंटल राइट का है, अब जो बोलते हैं हम पार्ट 21A में, साथ के साथ DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें भी चेंजेस किए गए थे। तो एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस हुए थे वो आए थे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आपसे कभी कभी अमेंडमेंट पूछ लिया जाता है या कभी कभी खाली बस ईयर भी पूछ लिया जाता है। ऑप्शंस में दे देगा 2000, 2002, 2005, 2010 बताइए।
तो आंसर हो जाएगा 2002। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे नोट पे खास ध्यान देना है, नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कि यूनियन लिस्ट में नहीं आता है। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आ रहे हैं यूनियन लिस्ट, बस एक सब्जेक्ट है जो इसमें से यूनियन लिस्ट में नहीं है, हमें उसका पता लगाना है। सो ऑप्शंस आर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, एग्रीकल्चर। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर इज अ सब्जेक्ट दैट कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा वर्क होता है, आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा वर्क होगा तो वो जो सब्जेक्ट होगा वो स्टेट लिस्ट में आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, एग्रीकल्चर। तो सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड पे अगर हम बात करें तो वो है एग्रीकल्चर, रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस के कंपैरिजन। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। अब जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड रेलवेज, ऑल ऑफ दीज थ्री कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। सो ये तीनों यूनियन लिस्ट में आते हैं। आई होप अब आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टेट पीसीएस सक्सेस, ताकि हम इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें और आपकी प्रिपरेशन में आपका सहयोग कर सकें, आपकी हेल्प कर सकें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज़ द मैच द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम गिवन हैं और हमें उनको करेक्टली मैच करना है, एंड दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू अस। सो यहाँ पर कौन कौन से लिस्ट दे रखी है, इसमें कौन कौन से वो हैं टॉपिक्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडुअरी सब्जेक्ट। एंड लिस्ट 2 में देखें, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, स्पेस रिसर्च, सेंसस, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। सो अगर एग्ज़ाम में अगर हम बैठे हुए हैं और हमें इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, तो अब देखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता था। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले अगर हम सेंसस की बात करें, तो अगर हमें पता है कि सेंसस जो है वो पूरे इंडिया के लेवल पे होता है, यानी कि ये पर्टिकुलर कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे ये होता हो, पूरे इंडिया का सेंसस होता है, अलग अलग स्टेट्स का सेंसस होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडुअरी सब्जेक्ट। सो ये स्टेट लिस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक स्टेट का तो कर नहीं रहे हैं जो खाली ये स्टेट लिस्ट में हो जाएगा, हम पूरे इंडिया का कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ होना चाहिए जो पूरे इंडिया पर अपना, जिसका जुरिस्डिक्शन हो, जो रूल बना सके, समथिंग लाइक दैट। सो स्टेट लिस्ट यहाँ से हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे। कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट भी बना सके, यूनियन भी बना सके, तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाएगा, ऐसा सोच सकते थे हम। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। अब बचे दो सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट एंड रेजिडुअरी सब्जेक्ट। अब आप ये देख लीजिए, जो सेंसस है, इज इट इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट और नॉट, और ये कब से शुरू हुआ है। तो अगर ये पहले से था तो ये पक्का किसी लिस्ट में इन्होंने रखा होगा, बिकॉज अगर हम इसकी स्टार्टिंग देखें तो ये जो अगर ऑफिशियल वाला देखें तो 1881, 1882 ऐसे ये शुरू हो गया था सेंसस, तो पक्का इसको किसी लिस्ट में रखा होगा। तो फिर इसको आप मैच करेंगे यूनियन लिस्ट से। सो यूनियन लिस्ट का आ जाएगा सेंसस, दैट इज सेंसस कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, तो ये भी ग्राउंड लेवल की बात कर रहा है। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, किसी भी जगह कोई भी कुछ हो जाए, कोई दंगा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको मैनेज कौन करेगा? जिस स्टेट में हो रहा है उस स्टेट की पुलिस करेगी। तो पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, दैट इज ग्राउंड लेवल से आप इसको कनेक्ट करके मैच कर सकते हैं स्टेट लिस्ट से। नेक्स्ट,
पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। सो अगर आपको याद हो, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने डिस्कस किया था मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन। सो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, दीज कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, दैट इज यूनियन और स्टेट दोनों ही इस पर लॉज बना सकते हैं। एंड पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये समथिंग इट इज सिमिलर टू दिस कैटेगरी अगर आप देखें तो, बिकॉज यहाँ पे भी अगर हम देखें तो फैमिली की ही बात हो रही है, मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, एंड यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। सो इस तरह से आप कनेक्ट कर कर इस क्वेश्चन को कर सकते थे इजीली। कॉन्करेंट लिस्ट फिर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। अब आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज स्पेस रिसर्च, तो इसका आंसर हो जाएगा रेजिडुअरी सब्जेक्ट। सो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम ए का लगाएं, ए का आंसर 3, ए का 3, ये बस एक ही ऑप्शन में गिवन था। या अगर आपको एग्जाम में ये नहीं पता, आपको पता है कि स्टेट लिस्ट, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, दैट इज बी का 1। सो बी का 1 आप 2 ऑप्शंस में आ सकते थे इस तरह से। अगर फिर हम देखें कॉन्करेंट लिस्ट का, अगर आप इससे कनेक्ट करके कर पाते हैं इसको कि 3 का जो आंसर है, दैट इज सी का आंसर, वो डी होना चाहिए, मतलब 4 होना चाहिए, तो सी का आंसर 4, ये बस एक ही ऑप्शन में था। सो इस तरह से कनेक्ट करना है आपको एग्जाम में। अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आपको उसको स्किप करने की जगह उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हम इसमें से कितने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। एलिमिनेशन जो टेक्निक है, दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जाम। आपको सारे ऑप्शंस नहीं पता होंगे, आपको उसमें से कुछ ही पता होंगे, बट एलिमिनेशन ट्रिक का लगा के कि आप कितने क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो उस तरह से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। आई होप अब आप लोगों को ये सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी लिस्ट में आता है, बट लेट मी रिवाइज इट फॉर यू वंस अगेन। सेंसस कम्स अंडर यूनियन लिस्ट, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, एंड स्पेस रिसर्च कम्स अंडर रेजिडुअरी सब्जेक्ट। सो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। तो आई होप अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड। तो हमसे पूछ रहे हैं जो लिस्ट है, जो 3 लिस्ट हैं, 3 लिस्ट कौन से शेड्यूल में आती हैं, शेड्यूल 7 में आती हैं। कौन कौन सी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो इन लिस्ट में से पंचायती राज जो एक सब्जेक्ट है वो कौन से लिस्ट में आता है, ये हमसे पूछ रहे हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आई गेस अब आप लोग इसको सब एकदम सही अटेम्प्ट करेंगे, तो पंचायती राज कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, बिकॉज पंचायत, यहाँ से इसको पंचायत से रिलेट कर कर, पंचायत दैट इज ग्राउंड लेवल, वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज अ होल, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे बात होती है, उसी कर मतलब वैसे ही फिर धीरे धीरे करके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है। तो पंचायत कम अंडर स्टेट लिस्ट, सो इसी तरह से पंचायती राज विल कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो यहाँ पर 2 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं, हमें इनको मैच करना है। अभी आर्टिकल्स अगर आप देखें, आर्टिकल 61, 67B, 94, 90, सो दीज आर द आर्टिकल्स जो हम नहीं सुनते हैं इतना। हम मोस्टली सुनते हैं फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल, DPSPs के आर्टिकल, या स्टार्टिंग में जो हमारे जो पार्ट्स हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, 4A, ये सब सुनते हैं। बट दीज आर सम आर्टिकल्स जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। तो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता था, इसको एकदम देख के स्किप नहीं करना है आपको। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको आइडिया नहीं है, सो डोंट स्किप इट, फर्स्ट रीड इट केयरफुली एंड सी वेदर यू कैन एलिमिनेट इट और नॉट। यू कैन एलिमिनेट 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन। सो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है अभी, साथ में कुछ प्रोविजंस हैं। तो प्रोविजंस को देखते हैं।
सबसे पहले लिखा है रिमूवल ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जो डिप्यूटी चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उसका रिमूवल, ओके। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ स्पीकर। तो सबसे पहले आपने देखा कि बाकी सबके लिए रिमूवल की वर्ड का यूज़ हुआ है, बट प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट का यूज़ हुआ है। जब भी हम प्रेसिडेंट की रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम इम्पीचमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं, हम रिमूवल का यूज़ नहीं करते हैं। बट प्रेसिडेंट के अलावा बाकी अगर हम किसी की भी बात करते हैं तो वहाँ पर हम रिमूवल का बात करते हैं, रिमूवल वर्ड यूज़ होता है। अब यहाँ पे आपको नहीं पता कि कौन सा आर्टिकल किससे है, बट एटलीस्ट आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नाम आपको दिए हुए हैं, दैट इज़ चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर। आप इनका ऑर्डर सेट कर सकते हैं कि इनमें से अगर हम आर्टिकल्स देखें तो पहले किसके बारे में बात की जानी चाहिए, फिर किसके बारे में, फिर किसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर किसी को दी जानी चाहिए तो वो प्रेसिडेंट को दी जानी चाहिए। इस तरह से आप सोच सकते हैं। प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट का नाम आना चाहिए। अब वाइस प्रेसिडेंट के बाद चेयरमैन, यहाँ पे सॉरी ये डिप्यूटी चेयरमैन है, तो ये डिप्यूटी चेयरमैन या फिर स्पीकर के बारे में बात होनी चाहिए। आपको इसका आइडिया नहीं है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, बट एटलीस्ट यहाँ पे तो आप श्योर हो सकते हैं कि पहले प्रेसिडेंट के बारे में बात की हो गई होगी, फिर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, फिर कहीं जाकर फिर चेयरमैन और स्पीकर के बारे में बात की गई होगी। अब हम देखते हैं अपने आर्टिकल्स। तो यहाँ पे अगर हम आर्टिकल्स देखें तो सबसे जो छोटा आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 61। तो सबसे पहले हम किसको लगाते हैं, प्रेसिडेंट को। तो आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट 67 का बी। अब ये इसके बाद प्रेसिडेंट के बाद किसका आना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट का। तो 67 का बी का होना चाहिए रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस कि हम कितने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए। अगर हम यहाँ पे लगाएं ए का 2, सो ए का 2 इज इन 2 ऑप्शंस। चलिए एटलीस्ट हमने ये 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दिए। नेक्स्ट इज अगर हम वाइस प्रेसिडेंट का देखें आर्टिकल 67 का बी, सो दिस इज बी का 1 2 3, तो बी का 3। अब देखिए इससे हम ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम सीधे आ गए ऑप्शन सी पर, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आपको नहीं पता कि पहले डिप्यूटी चेयरमैन है या फिर पहले स्पीकर के किसके रिमूवल की बात की गई है, बट देन ऑल्सो यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इट इज़ द करेक्ट answer and it is also the correct method how to solve these types of question in exam like situation। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, इसी तरह से आपका जो माइंड है वो चलना चाहिए कि इस क्वेश्चन को इस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम बाकी भी देख लेते हैं। आर्टिकल 94, सो आर्टिकल 94 इज़ फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड आर्टिकल 30 इज़ फॉर रिमूवल ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन। सो अभी हमें करेक्ट ऑर्डर पता चल गया, दैट इज़ पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर चेयरमैन, फिर इसके बाद डिप्यूटी चेयरमैन, देन स्पीकर। सो इस ऑर्डर को ध्यान रखें। आपको सारे आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, जस्ट सम बेसिक फैक्ट्स एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप अब आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट आगे के लिए ध्यान रखें। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए है आर्टिकल 61, सो नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 90 रिमूवल ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 94 रिमूवल ऑफ स्पीकर, आर्टिकल 67 का बी रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is included in the state list under the 7th schedule of the Indian Constitution? So यहाँ पे पूछ रहे हैं कि स्टेट लिस्ट में इन सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट आता है। ये तो हमें पता ही है, जो लिस्ट है, जो फेडरल फीचर है, फेडरल से हमने याद किया था, तो ये आते हैं 7th शेड्यूल में। तो अब हमें पता लगाना है कि स्टेट लिस्ट में इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है। हमारे ऑप्शंस हैं एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे पुलिस, फॉरेस्ट। सो
अब यहाँ पे भी अगर हम एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो एजुकेशन एंड फॉरेस्ट, ये तो अब आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 5 सब्जेक्ट्स जो थे वो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। एंड एजुकेशन एंड फॉरेस्ट ये दोनों इसमें थे इंक्लूडेड, दैट इज दीज 2 सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर टू द कॉन्करेंट लिस्ट। तो अब ये तो कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे, स्टेट लिस्ट में नहीं आएंगे, तो ये 2 ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट। अब बाकी जो 2 ऑप्शन हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड रेलवे पुलिस। अब आप 2 ऑप्शंस पे आ जाते हैं, तो इनमें से आप एग्ज़ाम में कोई अटेम्प्ट करके आएंगे, या फिर अगर आप थोड़ा सा और सोच सके एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे आ रहा है पुलिस। एंड अभी हमने देखा दैट पुलिस कम्स अंडर स्टेट सब्जेक्ट। तो आप उस तरह से भी सोच सकते थे कि अगर पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है तो हो सकता है रेलवे पुलिस भी जो है वो स्टेट का ही सब्जेक्ट हो। बट कोई बात नहीं, अगर एग्जाम में आपको नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, आप 2 ऑप्शंस पे आ गए, अब उसको करिए और आगे बढ़िए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेलवे पुलिस। एंड इलेक्ट्रिसिटी जो सब्जेक्ट है दिस ऑल्सो कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। सो अब आगे के लिए आप ये बात नोट कर लीजिए कि एजुकेशन और फॉरेस्ट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, एंड रेलवे पुलिस अलॉन्ग विथ पुलिस कम्स अंडर स्टेट सब्जेक्ट, दैट इज स्टेट लिस्ट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन लिस्ट 3rd कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि जो 7th शेड्यूल में जो 3 जो लिस्ट हैं उसमें से लिस्ट 3rd दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में इन सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट आएगा। सो बेसिकली पूछ रहा है कि इन सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। हमारे ऑप्शंस हैं क्रिमिनल प्रोसीजर, पुलिस, प्रिजन्स, पब्लिक ऑर्डर। तो अब आप यहाँ से पुलिस तो एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज पुलिस कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, है ना, अभी हमने देखा, बहुत बार देख चुके हैं। प्रिजन्स, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर ग्राउंड लेवल से कनेक्ट कीजिए कि ग्राउंड लेवल पब्लिक ऑर्डर कौन मेंटेन करके रखेगा, स्टेट मेंटेन करके रखेगी, जिस भी स्टेट की बात हो रही है। सो पब्लिक ऑर्डर ऑल्सो कम्स इन स्टेट लिस्ट। प्रिजन्स, जेल कहाँ होती हैं, जेल होंगी हर एक स्टेट में, तो उसका जो देखभाल करेगा, जो भी करेंगे वो स्टेट ही करेगी, तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते थे। प्रिजन्स ऑल्सो कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। तो अब ये 3 तो स्टेट लिस्ट के हो गए, पुलिस, प्रिजन्स, पब्लिक ऑर्डर। बचा क्या, क्रिमिनल प्रोसीजर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर बिकॉज क्रिमिनल प्रोसीजर कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि पुलिस, प्रिजन्स, पब्लिक ऑर्डर, रेलवे पुलिस, ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर, पंचायती राज, ये सब स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। एंड जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, ये सभी सब्जेक्ट्स आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल्स इज गिवन अंडर। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं जो फाइनेंशियल बिल्स हैं उसके लिए कौन सा आर्टिकल है। यहाँ पे हमें कुछ आर्टिकल्स गिवन है, आर्टिकल 117, 119, 121, 123। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 117। मनी बिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मनी बिल के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 110। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। फाइनेंशियल बिल के लिए हमने देखा आर्टिकल 117। अभी जो रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं कि ये किससे बिलोंग करते हैं। सो आर्टिकल 119 इट टॉक्स अबाउट प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन ऑफ लॉ। सो अगर एग्जाम में आ जाए कि रेगुलेशन ऑफ लॉ रेगुलेट करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, देन आर्टिकल 119। आर्टिकल 121 किस लिए है, तो ये बेसिकली जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं
जब वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो उनका जो कंडक्ट है वो डिस्कस नहीं कर सकते। डिस्कशन नॉट अलाउड ऑन देयर कंडक्ट while they are डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी। सो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का जो कंडक्ट है वो डिस्कस नहीं कर सकते जब अपनी वो ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, जब वो ड्यूटी कर रहे होते हैं अपने। सो आर्टिकल 121 विल बी द राइट आंसर। आर्टिकल 123 किस लिए है? तो आर्टिकल 123 इज फॉर प्रोमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट। सो बेसिकली इट इज़ अ पावर है प्रेसिडेंट की कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, लगा सकते हैं। प्रोमलगेशन मतलब लगाना। These were the some articles and these are important for your exam. So इसमें से कुछ चीज़ें तो आप खास तौर से ध्यान रखें। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 123, साथ में जो पार्लियामेंट की पावर जो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि वो डिस्कस नहीं कर सकते कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस का, तो दैट इज आर्टिकल 121। फाइनेंशियल बिल्स आर्टिकल 117 एंड मनी बिल आर्टिकल 110। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। सो यहाँ पे हमें दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। दीज आर सम सब्जेक्ट्स एंड दीज आर सम आर्टिकल्स। हमें इनको करेक्ट पेयर को मैच करना है एंड फिर आपका फाइनल आंसर निकालना है। सो यहाँ पे अगर हम आर्टिकल्स देखें तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 2, आर्टिकल 111, आर्टिकल 22। सो यहाँ से आर्टिकल 14 तो सभी को पता होता है, आई गेस आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 14 इज़ फॉर राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी में आते हैं आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आते हैं राइट टू इक्वालिटी में। सो सेकंड का दैट इज बी का आंसर हो जाएगा 1। सो बी का 1 इज ओनली इन द 1 ऑप्शन, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बट यहाँ पे जो बाकी आर्टिकल्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल 111। सो यहाँ पर जो है ये देखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये तो आपको इतना तो पता है कि ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो इसमें तो कहीं लाई नहीं करेगा। फर्स्ट वाला देखिए, टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ। यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, यानी कि पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में ही है, तो 111 तो इसको भी बिलोंग नहीं करेगा। अब बचा बस एक ऑप्शन, दैट इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंड द बिल। सो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 111। इस तरह से आपको एग्जाम में सोचना है, कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे बैठ के कि अरे इसका तो अब याद ही नहीं आ रहा। नहीं, याद से बेटर है कि आप उसको कनेक्ट करें और एलिमिनेट करने की कोशिश करें। अब हम यहाँ पे देखें, अभी मैंने बताया कि टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ, ये तो पार्ट 1 में हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल 22, तो पार्ट 1 में तो नहीं आएगा ये, बिकॉज इट बिलोंग्स टू फंडामेंटल राइट। सो यहाँ पे है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22 एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आर्टिकल 22 में क्या लिखा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब बस एक ही ऑप्शन बचा हमारा, आर्टिकल 2। इसका आंसर हो जाएगा टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ। यहाँ पे 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। थोड़ा इनका डिटेलिंग जान लेते हैं बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आर्टिकल 2 बोलता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल, जहाँ पे भी अगर एक्सटर्नल टेरिटरी की बात हो रही है, जैसे कि मान लीजिए कोई अनक्लेम्ड टेरिटरी है, मतलब किसी ने उसको क्लेम नहीं किया कि हमसे हमारी है, हमें बिलोंग करती है, कोई अनक्लेम्ड टेरिटरी है, उसको इंडिया ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक, तो वो आती है आर्टिकल 2 के अंदर, क्योंकि वो अभी किसी का पार्ट नहीं थी, वो बाहर से कहीं से लिया गया है। बट आर्टिकल 3 के अंदर क्या होता है, जो इंडिया की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, सपोज स्टेट एक्स है एक एंड एक स्टेट वाई है। अब ये जो 2 स्टेट्स हैं, इनमें से हमें एक बीच में हम चाह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो पा रहा है, तो एक और स्टेट बना दी जाए।
तो हम बनाना चाहते हैं स्टेट z, जिसमें हम x का थोड़ा पार्ट लेना चाहते हैं एंड y का थोड़ा ज़्यादा पार्ट लेना चाहते हैं। ये स्टेट z हम बनाना चाहते हैं। तो दिस इज़ गोइंग ऑन इंटरनली, दैट इज़ इंडिया के अंदर अंदर हो रहा है। ऑलरेडी कुछ पार्ट्स हैं, उनका नाम चेंज हो रहा है, उनका साइज चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंजेस हैं तो वो इंटरनली हो रहे हैं। तो दीज कम्स अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर एग्जिस्टिंग स्टेट्स का हम कुछ रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो वो आएगा आर्टिकल 3 के अंडर। बट अगर हम बाहर से कोई ऐसी टेरिटरी है जो कि अभी तक किसी ने क्लेम नहीं की है एंड हम उसको ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं तो वो आएगा आर्टिकल 2 के अंदर। सो ये जो डिफरेंस है इसको आप ध्यान रखें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इंटरचेंज कर देते हैं दोनों चीज़ों को, बट ऐसा एग्जाम में आप लोगों को नहीं करना है। आर्टिकल 2 एक्सटर्नल, आर्टिकल 3 इंटरनल, बस इतना ध्यान रखिए। सो आई होप अब आपको ये लेक्चर जो है ये अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम इस सेशन के एंड में आ जाते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टेट PCS सक्सेस। और साथ में अगर आपको MCQ सेक्शन, मतलब MCQ आपको और सॉल्व करने हैं, जो हम PCS के ही PYQs डालते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टेट PCS सक्सेस MCQ। तो यहाँ पर आप जाएं और जितने MCQ आप सॉल्व कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करें और मन लगाकर पढ़ते रहें। तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू।